नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी के कुछ बेहतरीन सवाल और उनको बनाने के बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से आप उन सवालों को अटेम्प्ट ले सकते हैं उन्हें हम सिखाते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए। ए और बी की क्षमता 5:6 के अनुपात में है। साथ मिलकर कार्य करते हुए दोनों एक काम 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम के 40% हिस्से को कितने दिनों में कर लेगा। टाइम एंड वर्क के एक बहुत बेहतरीन सवाल है। आप देखिए, ए और बी के बारे में कहा जा रहा है, ए और बी के बारे में कहा जा रहा है कि इनकी क्षमताओं का जो अनुपात है वो कितना है, 5:6। साथ मिलकर काम करते हैं तो अगर ये साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 6×5 11 यूनिट काम करेंगे और पूरा काम चूँकि 120 दिन में ख़त्म हो रहा है तो गुना 120 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। आगे कहा जा रहा है कि बी अकेले उस काम के 40% हिस्से को, आप ध्यान दीजिए सवाल को किस तरीके से बनाया जाए कि ये मिनिमम टाइम में बने। इसके लिए ज़रूरी है कि टाइम एंड वर्क में आप एलसीएम अप्रोच को इस्तेमाल करें। एलसीएम अप्रोच से आसानी से सवाल को बना सकते हैं। जैसे इसमें टोटल वर्क 120 का कितना करना है, 40%। और किससे करवाना है ये काम, जिससे करवाना है बाबू बी से करवाना है तो बी की क्षमता से भाग देना होगा। हमें ये काम किससे करवाना है, बी से करवाना है तो ये काम 40% जो है पूरे काम का, ये किससे भाग देना पड़ेगा, बी की क्षमता से भाग देना पड़ेगा, ताकि हमें पता चल पाए कि बी को इस काम को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। आप ध्यान देंगे, ये अगर काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 मिनट रुक जाइए, ये हुआ सीधा। चलिए 0 से 0 काट ले रहे हैं। 6 से अगर काटेंगे तो 12 कट जाएगा 2 बार में। 4 दूनी 8, 11 8 88। यानी बी जो है पूरे काम के 40% हिस्से को मात्र 88 दिन में ख़त्म कर लेगा। मात्र 88 दिन में ख़त्म कर लेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग अगला सवाल जो लेने जा रहे हैं वो है लशमशा का। एग्ज़ाम में आया हुआ यह सवाल एसएससी जीडी ने पूछा है, एसएससी जीडी में पूछा गया है। और इस सवाल को बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वो क्या होगा, देखिए लिखा है कि अगर विभाजन की विधि से हम विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के मौसम ज्ञात करने में अंतिम भाजक 105 है। सबसे पहले विभाजन विधि से जब हम मौसम निकालते हैं तो एक संख्या होता है, मान लीजिए जो बड़ी संख्या होती है उसे हम यहाँ लिखते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसे हम यहाँ लिख के इससे भाग देते हैं। और इसी तरीके से विभाजन विधि से हम मौसम निकालते हैं। फिर आगे क्या होता है, जो बच जाता है फिर ये वाला हिस्सा यहाँ आता है, फिर भाग लगता है। इसी तरीके से इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। आप देखेंगे सवाल में साफ दिया है कि अंतिम भाजक 105 है। भाजक आप अच्छे से जानते हैं, अंतिम भाजक 105 है और शुरू से अंत तक लगातार जो भागफल है बाबू, भागफल इस हिस्से को कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम भागफल की बात करें, देखिए यहाँ पे भागफल लिखा जाता है, इस हिस्से को भागफल बोला जाता है, इसी हिस्से को क्वोशंट बोलते हैं। देखिए कितना कितना है, 1 8 एंड देन 2। और जो अंतिम भाजक है वो है 105। चूँकि अंतिम भाजक है इसका मतलब है कि इसके बाद रिमाइंडर नहीं बचा। मौसा की क्रिया में अंतिम भाजक जो होता है वो मौसा होता है और उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसके बाद शेषफल नहीं बचा, उसके बाद शेषफल 0 हो गया। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया समझें। लेकिन हमारे से पूछा क्या गया है,
यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर x है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि अंतर निकालना पड़ेगा। किसका अंतर? इन दोनों संख्याओं का अंतर। संख्या ही पता नहीं है तो अंतर कैसे फाइंड होगा? तो चलिए संख्या फाइंड करते हैं। आप जानते हैं कि ये भाज्य होता है बाबू, इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। इसका निकालने का तरीका क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो 105 का दुगना 105 का दुगना 210। आगे देखिए फिर वही प्रक्रिया लगाएंगे बाबू। ये 210 एक्चुअल में यहाँ कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। और अगर ये 210 है तो फिर से वही बाबू, भाज्य बराबर बाबू डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। 210 का 8 गुना बाबू, 210 का 8 गुना 1680 और 105 जोड़ेंगे तो 1785। 1680 में 105 जोड़ेंगे तो 1785। सेम वही तरीका है, डिविडेंड बराबर नॉर्मल प्रोसेस। फिर आगे ये 1785 यहाँ कहाँ से आया था? यहाँ से आया था 1785। फिर कैसे निकलेगा ये वैल्यू? कैसे निकलेगा? 1785 गुना 1 प्लस 210। 1785 में 210 जोड़ेंगे तो 1785 में 210 जोड़ेंगे तो 1985 10 95। तो इस तरीके से हमें इस प्रोसेस को हल करना है। आगे मामला है कि सर हमसे अगर संख्या पूछी गई होती तो छोटी संख्या 1785 और बड़ी संख्या 1995 मिल जाता, बट सवाल यहाँ पे ये नहीं है। सवाल है कि जो दो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं, उनके बीच का हमें अंतर चाहिए, उनके बीच का हमें गैप देखना है। आप देखिए इनके बीच में कितने का अंतर है? 1785 और 1995 के बीच बाबू, इन दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर है वो कितने का है? इन दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर है वो कितने का है? आप देखिए, इसमें से माइनस करिएगा तो कितना आएगा? 210 आएगा, 210 आएगा। आपसे बोला गया है कि अंतर अगर x है तो इनके अंकों का योग, ध्यान दीजिए बाबू, x के अंकों का योग चाहिए, यानी 2 + 1 + 0 बराबर 3। बहुत खूबसूरत सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर क्या होगा? 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु की लागत 520 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? इस सवाल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है डायरेक्ट जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो एक बार देखिए। आपसे पूछा गया है उसका अंकित मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य गिवन है, देखिए CP इंटू प्रॉफिट है तो जोड़ के 120/100 बराबर MP पे डिस्काउंट। MP कितना है हमें नहीं पता, अंकित मूल्य कितना है हमें नहीं पता, और डिस्काउंट कितने का है? 22 का। 100 में से 22 घटाएंगे तो आगे देखिए। इस सवाल में आगे बनाने के लिए आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन काट लीजिए, 100 से काट लीजिए। 13 से 13 चौक 52, 13 छक 6 से इसे काट लीजिए, 6 दूनी 12, यानी MP इज इक्वल टू आ जाएगा, 4 दूनी 8, 100। CP से MP निकालना हो या MP से CP निकालना हो बाबू, CP से MP निकालना हो या MP से CP निकालना हो, सबसे बेस्ट जो अप्रोच होता है वो यही होता है कि CP इंटू 100 प्लस माइनस, लाभ है तो प्लस होगा बाबू, लाभ % है तो प्लस होगा, और हानि % है
तो माइनस होगा बटे में 100। और अगर बात अगले तरफ की जाए तो हमेशा फिक्स है कि MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में 100। ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाभ हानि में CP से MP फाइंड करना हो या MP से CP फाइंड करना हो या CP MP का रेशियो फाइंड करना हो, इन सवालों को बनाने में सबसे अच्छा जो टेक्निक इस्तेमाल होता है वो यही है। इसमें भी यही लगा हुआ है। देखिए CP है 520, लाभ है तो 100 में जुटा है 20, MP डिस्काउंट हमेशा घटता है तो 22 घटा है तो 78। नॉर्मल कैलकुलेशन से सवाल बहुत आसानी से बन जाता है। बाकी किसी और तरीके से बनाने पर सवाल लंबा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और बढ़ रहे हैं। एक परीक्षा में गणित में 66% और अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी पास हुए। अगर आप देखें तो 66% और कितने लोग पास हुए? 70%। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 6 6 12 1 13 यानी 136% लोग पास हो गए। जबकि क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है कि यदि 20% लोग जो हैं दोनों ही विषय में फेल थे, 20% लोग जो हैं वो दोनों ही विषय में फेल थे। अगर 20% लोग दोनों विषय में फेल थे यानी पास हैं कितने? मात्र 80%। तो ये 136 क्यों हो गया? क्योंकि इसमें कॉमन पार्ट डबल बार जुड़ गया है। घटा लीजिए, 8 5 13 यानी 56% लोग जो हैं वो दोनों में पास हैं। 56% लोग जो हैं वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। और 56% लोगों की वैल्यू कितनी दी हुई है? 350। आपसे पूछा जा रहा है कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। बाबू 1% का मान अगर निकालना होगा तो इसे भाग देना पड़ेगा, 350 को भाग देना पड़ेगा 56 से। और चूंकि हमें पूरे विद्यार्थी निकालना है, कितने लोग बैठे थे टोटल, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? बाबू 100% निकालने के लिए आपको 100% निकालने के लिए आपको इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? 100 से। देखिए 7 से 8 बार में, 7 से 5 बार में। इसे 8 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 25, और 2 से 50 को काटेंगे तो 25। 25 गुना 25 625। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में बैठे थे वो कितने हैं? 625। इस सवाल को बनाने का ये सबसे अच्छा टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है। ये सवाल भी SSC GD में लास्ट ईयर पूछा गया सवाल है। बहुत सुंदर तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं। प्रयास कीजिए कि अपने बनाने के तरीके को शार्पनेस लाइए, स्पीड से बनाने का प्रयास कीजिए। इसको बनाने का सबसे अच्छा टेक्निक क्या है? देखिए लिखा है 4 किलोमीटर धारा, यहाँ भाड़ा हो गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम और 6 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम जाती है एक नाव जो है। एक नाव के बारे में कहा जा रहा है कि वो 1 घंटे में, बाबू 1 घंटे में नाव जो है वो 1 घंटे में कहाँ जाती है? 4 किलोमीटर जाती है धारा के प्रतिकूल यानी x - y की चाल से। और इसके बाद 6 किलोमीटर जाती है कैसे? धारा के अनुकूल यानी x + y से। और पता है इसमें वक्त कितना लगता है? 1 घंटे, मात्र 1 घंटे। जबकि वह 6.5 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 24 किलोमीटर अनुकूल, 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा वक्त, 24 किलोमीटर जाने में लगा वक्त। वक्त का फॉर्मूला होता है बाबू समय बराबर दूरी बटा चाल। x और y क्या लिया जा रहा है आप अच्छे से जानते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम में, बाबू बोट एंड स्ट्रीम में x जो होता है वो शांत जल में नाव की चाल होती है और y जो होता है वो धारा की चाल होती है। तो इस तरीके से माना जाता है, धारा के अनुकूल जाएंगे तो प्लस होता है और प्रतिकूल जाएंगे तो ऑपोजिट केस में माइनस होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि आपसे पूछा गया धारा के अनुकूल जाते समय नाव की चाल। धारा के अनुकूल चाल पूछा गया है, यानी धारा के अनुकूल चाल का मतलब x प्लस वाई का मान पूछा गया है। बस बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसको काटना है। तो आप देखेंगे कि अगर हम x प्लस वाई का मान चाहिए तो माइनस वाला काट दीजिए। 4 है 36 है, तो बाबू 9 से गुना कर दीजिए। यहाँ भी 9 से यहाँ भी और 9 से यहाँ भी। इस प्रकार हमने पाया कि ये क्या होगा, कट जाएगा। 9 छक 54 में से 24 जाएगा तो बाबू बचेगा 30 बटा x प्लस वाई बराबर, यहाँ देखिएगा ऊपर 9 है, 13 बटे 2 घटेगा तो 2 9 18 में से 13 जाएगा 5 बटे 13, 18 में से 13 जाएगा 5 बटे 2। 5 छक 30, 6 दूनी 12, यानी x प्लस वाई का जो मान आएगा, यहाँ से जो x प्लस वाई का जो मान आएगा बाबू वो कितना आएगा, 12 आएगा। x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। यानी 7, यानी कि आप धारा के अनुकूल जो चाल है नाव की वो x प्लस वाई यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बात यहाँ समझिएगा, कई बार आपसे x प्लस वाई नहीं पूछता है, x माइनस वाई पूछ सकता है। तो अगर आप ये निकाल भी लेंगे तो किसी में भी रख देंगे, किसी में भी रख देंगे तो x माइनस वाई मिल जाएगा। इवन आप चाहें तो x का मान अलग और y का मान भी मिल जाएगा। आप समझिए इस बात को कि अगर हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई मिल जाएगा तो आगे बढ़ के वो कैलकुलेट भी हो जाएगा। बट इस सवाल में यहीं तक पूछा गया है तो हम यहीं तक इस बात को ख़त्म करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। एक राशि 4% के वार्षिक दर पर, एक राशि 4% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 6240 हो जाती है, तो उस राशि पर 5.2/5 वर्षों के लिए 7.5% की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। इस सवाल को बनाने का जो सबसे अच्छा अप्रोच ये रहेगा कि हम 4 और 5 को गुना कर देते हैं। 4 पंचे कितना हो जाएगा SI 20%, और जो ये अमाउंट है 6240, ये जो अमाउंट है बाबू 20% अगर SI होगा तो अमाउंट हो जाएगा 120%। 120% का मान अगर इतना है और हमें चाहिए कितना, इन दोनों को गुना कीजिए। आगे सवाल है कि तो उस राशि पर 5 इतना और इतने दर के साधारण ब्याज क्या होगा। तो अगले वाला गुना करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए 5 पचे 25, 2 27/5 और गुना 7 दूनी 14, 1 15/2। तो 2 से काटें, 5 से काटेंगे तो 3 27 3 81/2% का मान चाहिए। हमें सिर्फ SI चाहिए, ध्यान रखिएगा हमें क्या चाहिए, इस दर पर SI चाहिए। SI बराबर क्या होता है, R इंटू T%। SI होता है R इंटू T%, किसका, प्रिंसिपल का। R इंटू T% किसका होता है, प्रिंसिपल का। तो बस इतना ही निकालना होता है। देखिए तो हमने क्या लिखा कि हमें R इंटू T निकालना है। तो देखिए कैसे किया गया, 4 और 5, 4% और 5% मिला के 20%। 120% का मान अगर इतना है तो 1% के लिए भाग दे दिया गया और इतना % का मान चाहिए, गुना कर लीजिए, हमें मिल जाएगा क्या, SI। देखिए 26 गुने 81, ये गुना आपको करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0, 6 4 10 1 11 और ये 2106। यही आंसर भी है 2106। इस सवाल को बनाने का ये सबसे अच्छा अप्रोच है, डायरेक्ट परसेंटेज से, छोटा सा कैलकुलेशन से सवाल हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। आज का सवाल नंबर 7 है, 12,200 की राशि को 4 लोगों में बांटें। ये बहुत अच्छा सवाल है, रेशियो का ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया है। SSC GD लास्ट ईयर के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए मामला है 12,200 की राशि को A, B, C और D के बीच ऐसे विभाजित की जाती है, इस राशि को ऐसे बांटना है ताकि A और B के हिस्सों का अनुपात 9:5 हो, B और C के हिस्सों का अनुपात 10:7 हो और
डी का जो हिस्सा है और बी और सी के हिस्से के संयुक्त हिस्से का जो अनुपात होगा वो 1:3 है, और बी का हिस्सा हमसे पूछा गया है। किसी का भी हिस्सा पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपसे ए का हिस्सा या बी का हिस्सा या सी का या डी का किसी का भी हिस्सा पूछ सकते हैं। इस सवाल को बनाने का जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए क्या होगा, मामला है ए बी सी और डी का। मामला है ए बी सी डी के बीच विभाजित करना है। ए और बी का अनुपात देखिए कितना है, 9:5। ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 9:5। आगे है बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है, 10:7। बी और सी का अनुपात है 10:7। सबसे पहले आप यहाँ एक बात समझिए, अगर इस चीज़ को आप समझें कि अगर हम ए बी सी फाइंड कर लें तो हम यहाँ कर सकते हैं 2 से गुना, बराबर हो गया बी। और जैसे ही बी बराबर हुआ हमने ए बी सी निकाल लिया कि ए बी सी क्या मिल गया, 18:10:7। बट मामला सिर्फ ए बी सी फाइंड करने से नहीं हल होगा। मामला ये है कि सर आगे देखिए, आगे है यहाँ पे इस बात को समझिए, डी का हिस्सा बाबू, डी का हिस्सा और बी और सी का संयुक्त हिस्सा, बी और सी का संयुक्त हिस्सा का जो अनुपात है वो कितना कितना है, 1:3। आप इस बात को यहाँ से समझिए। इसके बाद बी और सी हमारे पास है 10:7=17। अगर हम यहाँ पे डी बटे में 17 बराबर 1/3 रख देंगे तो यहाँ से हमें डी कितना मिल जाएगा, 17/3। डी कितना मिलेगा, 17/3। अब सवाल है कि ये तो नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे इसे नॉर्मल, ये सब नीचे में नॉर्मल 1 1 है, इसे किससे गुना करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के एलसीएम से। 3 से गुना करेंगे तो 18×3 = 54 रेशियो, 3 से गुना करेंगे तो 10×30 रेशियो, 7×21 रेशियो 17। मात्र इतना करना पड़ेगा और इसी अनुपात में पैसे को बांटना पड़ेगा। इसके बाद काम बेहद आसान है। मेन मज़ा यही था और मेन जो सीखने की बात थी यहाँ थी। कोशिश करिएगा इस हिस्से को आप 1-2 बार रिवाइज कर लें। और आपसे जो पूछा गया है बी का हिस्सा दिया कितना है, 12,200 सबका हिस्सा। सबसे पहले सब जोड़ लीजिए, 4 1 5 और 7 5 12। हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है जोड़ने पे कितना आ रहा है, 12। यहाँ लिख दे रहे हैं 2 और फिर बचा कितना, 5 3 8 2 10 1 11 और 1 मिला के 12। 122 यूनिट का जो मान है सबको जोड़ कर बाबू देखिए, 4 1 5 7 12 का 2 कैरी 1, 5 3 8 2 10 1 11 और 1 मिलाकर 12। 122 यूनिट का जो मान है वो है 122,000। यानी 1 यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा, 100। 1 यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा, 100। और 1 यूनिट का मान अगर 100 है, ए का मान अगर निकालना है, ध्यान दीजिए बाबू, 1 यूनिट का मान अगर 100 है और ए का मान अगर निकालना है, ए का मान अगर निकालना है तो ए बेसिकली कितना यूनिट है, देखिए ए जो है वो कितना यूनिट है, 54। तो 54 1 यूनिट का अगर 100 तो 54 यूनिट का 5400। बी निकालना है तो 30 यूनिट का, इसका कितना हो जाएगा, 300 या 3000 कह सकते हैं बी का वैल्यू। सी का वैल्यू निकालना होगा तो 21 यूनिट का मान यानी 2100। डी अगर निकालना होगा तो 17 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान जब 100 है तो 17 यूनिट का मान 1700। हालांकि आपसे सिर्फ बी का हिस्सा पूछा गया था, इसका उत्तर होगा 300। बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया है। इसको आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, 1-2 बार बढ़ाकर प्रैक्टिस करिए, अपने मेथड को सार बनाकर रखें, ठीक है। एक सवाल और है, हम आज का लास्ट सवाल टेकअप करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वो देख लीजिए। कुछ सामान एक निश्चित राशि में खरीदे जाते हैं, यदि एक तिहाई सामान को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो इस पूरे लेन देन पर 20% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष सामान को कितने % लाभ पर बेचा जाना चाहिए। देखिए इस बात को समझिए, 1/3 आपको 1/3 करना है तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो 1/3 आसानी से हो। तो आप कह सकते हैं 3 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 3 का मल्टीपल होगा तो कट जाएगा 3 से।
1/3 आसानी से हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। और परसेंटेज भी निकले तो सबसे बेस्ट नंबर होगा 3 से कटने वाला, और परसेंटेज निकालने में आसानी होगा तो 100 मान लेंगे। तो हम मानेंगे कि हमारे पास 300 का सामान है। अब देखिए 1/3 सामान को 10% की हानि। बाबू 300 का 1/3 कितना होगा? 100। 300 का अगर 1/3 करेंगे तो कितना होगा? 100। और 1/3 सामान को जो बेचा गया, 1/3 सामान को जो बेचा गया वो 10% हानि पर बेचा गया, यानी कितने में बेचा गया बाबू? 10% हानि पर बेचा गया, यानी कितने में बेचा गया? 90 में। फिर कहा जा रहा है बचे हुए सामान को, अगर 100 का सामान बिक गया तो बचा कितना है? 200 का। और शर्त ये रखा गया, सवाल तो यही है कि शेष सामान को, सवाल तो यही है कि बचे हुए सामान को कितने % लाभ पर बेचा जाए, पर शर्त यह है कि पूरे लेन देन में हमें कितने का लाभ होना चाहिए? 20% का। पूरे लेन देन में हमें कितने का लाभ होना चाहिए? 20% का। बाबू 300 का 20%, अगर हमें 20% का लाभ होना चाहिए तो 300 का 20% अगर हम देखें तो 60 होगा। 300 का 10% 30 होगा, और 30 का डबल 60 होगा, तो 360 होना चाहिए। हमें कितने में बेचना है? 360 में, जबकि 90 हमें मिला है अभी तक। अगर ये दोनों मिला के हमें 360 चाहिए और 90 ही मिला है, यानी जो बचा हुआ हिस्सा है उसका कितना होना जरूरी है? 360 में से 90 घटा लीजिए, 270। सही है। अब बताइए, आपको देखना ये है कि बेसिकली जो शेष हिस्सा है कितने लाभ पर गया? 200 का सामान 270 में गया है, तो जो लाभ हुआ है, जो लाभ हुआ है वो हुआ कितना है? 70 का। कितने पे? 200 पे। पे गुना कितने से? 100। लाभ % निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 70 काटेंगे तो हम कह सकते हैं कि बचे हुए सामान को हमें 35% के प्रॉफिट पर बेचना होगा, ताकि ओवरऑल सौदे पे हमें 20% का लाभ हो। आज हमने आपको कुल मिलाकर 8 सवाल सिखाए हैं, जो कि लास्ट ईयर एसएससी जीडी में पूछा गया है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ